choosing career, a new chapter we are going to start today on page number 143. This chapter deals with how to choose your career. Everybody wants to make a career, और करियर को किस तरह से चूज़ किया जाता है इसके बारे में स्पेशली पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनके अंदर काफ़ी डाउट्स होते हैं कि हाउ टू चूज़ अ करियर, कि इंटरमीडिएट में जाने के बाद फिर इंजीनियरिंग लें, फिर मेडिकल लें, कंप्यूटर साइंस लें, उसके आगे क्या पढ़ाई करें। ये एक बड़ी परेशानी वाली बात होती है और स्टूडेंट्स कई बार सही फ़ैसला नहीं कर पाते हैं और वो गलत फ़ैसला उन्हें उसको रिपेंट करना पड़ता है, उससे पछताना पड़ता है। इसी चीज़ को के हवाले से सिंध बोर्ड के अंदर एक चैप्टर इंक्लूड किया गया है। दिस इज़ कॉल्ड चूजिंग करियर। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट टुडे हियर। दोबारा। So the first paragraph we are going to start here today. What do you want to be? This question must have taken you to a world of fantasies. आप क्या बनना चाहते हैं? What do you want to be? आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? This question must have taken to you to a world of fantasies. Fantasy means ख्याल, ख्वाब। ये सवाल आपको ख्वाब की दुनिया में लेकर चले जाता है। जब ये सवाल कोई करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो ये सवाल को सुनने के बाद आपके जहन में बहुत सारी फैंटेसी आ जाती है, बहुत से ख्यालात आ जाते हैं, बहुत सी सोच डेवलप हो जाती है। एज अ चाइल्ड यू मस्ट हैव इमेजिन्ड योरसेल्फ एज अ पायलट सोरिंग इन द स्काई, अ डॉक्टर स्ट्राइविंग टू सेव ह्यूमैनिटी, अ डिटेक्टिव सॉल्विंग अ क्राइम। जब आप बच्चे थे तो आपने लाजमी ख़ुद को इमेजिन किया होगा एक पायलट सोरिंग इन द स्काई, जो परवास कर रहा हो आसमान पे। जब बच्चा छोटा होता है तो वो कभी सोचता है कि वह बड़े होकर पायलट बनेगा, जहाज़ उड़ाएगा। यू मस्ट अ डॉक्टर स्ट्राइविंग टू सेव ह्यूमैनिटी, वो डॉक्टर बनना चाहता है और डॉक्टर बन के इंसानियत को बचाना चाहता है। अ डिटेक्टिव सॉल्विंग अ क्राइम, या फिर वो कोई डिटेक्टिव बनना चाहता है, कोई जासूस बनना चाहता है और जासूस बनकर वो किसी जुर्म को हल करना चाहता है, किसी क्राइम को सॉल्व करना चाहता है। हर एक बच्चे के अलग अलग एम्बिशंस होते हैं बचपन में, जब वो छोटा होता है। ये छोटे बच्चों के 1-2 के बच्चों को पूछोगे तो वो इस तरह की चीज़ें बताएंगे आपको। लेटर इन योर लाइफ यू मे हैव वांटेड टू एमुलेट दोज हु इंस्पायर यू। बाद में अपनी ज़िंदगी में आप इमुलेशन से निकला है। इमुलेट मतलब नकल करना। आप एमुलेट करना चाहते हैं, नकल करना चाहते हैं उनकी जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपको मुतासिर करते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर अ फेमस एक्टर, अ जीनियस साइंटिस्ट और अ ब्रिलियंट स्पोर्ट्स पर्सन। मतलब आप फेमस एक्टर को इंसान जाहिर सी बात है जब बड़ा होता है तो मूवीज़ वगैरह देखना शुरू करता है तो वो किसी फेमस एक्टर की तरह बनना चाहता है। अ जीनियस साइंटिस्ट या फिर किसी ज़हीन साइंसदान जैसा बनना चाहता है, लाइक अल्बर्ट आइंस्टाइन लाइक थिंग। और आप ब्रिलियंट स्पोर्ट्स पर्सन, या वो क्रिकेट वगैरह देखता है तो वो कोई शानदार स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है कि मैं बड़े होकर इस जैसा बनूंगा। तो ये इस तरह की जो चीज़ जहन में एक आती है। However, now the answer to this question is not an idealistic or speculative musing, but a vital issue to ponder on. बहरहाल अब इस सवाल का जवाब कोई आइडियलिस्टिक, कोई ख्वाब का और स्पेक्यूलेटिव या कोई ख्याली म्यूजिंग सोच नहीं है। अब ये सिर्फ ख्याली सोच की तरह नहीं है, बट अ वाइटल इशू टू पॉन्डर ऑन। वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट, लेकिन एक अहम मसला है जिस पर सो और फिक्र करना पड़ेगा। जिस स्टेज ऑफ लाइफ पे आज आप मौजूद हैं, आप बच्चे नहीं है 1-2 क्लास के, अब आपको सोचने का मकाम है कि आप बड़े हो क्या बनना चाहते हैं। अब एक वाइटल इशू है टू पॉन्डर ऑन। मतलब आप नहीं कह सकते हैं कि अब ये सवाल इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। पहले जस्ट एक टाइम पास के लिए था कि लोग पूछते थे क्या बनोगे बड़ोगे, अब वो टाइम पास के लिए सवाल नहीं है। अब एक बहुत बड़ा फैसला आपको करना पड़ेगा कि व्हाट डू यू वांट टू बी। इट इज़ टाइम टू चूज़ अ करियर वेयर यू थिंक लाइज योर फ्यूचर ग्रोथ, द रियलाइजेशन ऑफ योर एस्पायरेशन, fulfillment of your personality, and most importantly the prospects of your productivity, satisfaction and happiness. अब ये वक्त है कि अपना करियर आप चूज़ कर लें। दिस इज़ कॉल्ड करियर। इसको कैरियर नहीं पढ़ेंगे, दिस इज़ करियर। तो अब ये वक्त है कि आप अपना करियर, स्पेलिंग भी कैरियर की अलग होती है, करियर की अलग होती है। अब ये वक्त आ गया कि आप अपने करियर को मुंतखब कर लें जहां आप सोचते हैं लाइज योर फ्यूचर ग्रोथ, आपके मुस्तकबिल की नशोनुमा मौजूद है। द रियलाइजेशन ऑफ योर एस्पायरेशन, एस्पायरेशन के मतलब होते हैं ख्वाहिशात, रियलाइजेशन उसको समझना जिसमें आप अपने ख्वाहिशात को समझ सकें। फुलफिलमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी, जहाँ पर आपके शख्सियत की तकमील हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और सबसे ज़रूरी, सबसे अहम, द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ योर प्रोडक्टिविटी, सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस। प्रोस्पेक्ट्स मतलब इम्कानात, प्रोस्पेक्ट्स इम्कानात, प्रोडक्टिविटी पैदावारी सलाहियत, प्रोडक्टिविटी सेटिस्फेक्शन तसल्ली, हैप्पीनेस खुशी। जिसमें इम्कानात हो कि आपकी पैदावारी सलाहियत बढ़े, आपको इत्मीनान हासिल हो, आपको खुशी हासिल हो। ऐसा करियर अब बनाने का टाइम आने वाला है।
Before embarking on journey to choose a career, it is essential to understand the difference between a job and a career. Embarking शुरू करना, इससे पहले कि आप करियर को इंतखाब करने का सफ़र शुरू करें, यह ज़रूरी है कि आप समझें कि जॉब और करियर में क्या फ़र्क है। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है कि जॉब और करियर में क्या फ़र्क है। वैसे अक्सर लोग इसको सेम समझते हैं, जॉब और करियर को, बट ये अलग अलग चीज़ें। बड़े खूबसूरती से इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया इस चैप्टर के अंदर, और मुझे बड़ा अच्छा लगा इस चैप्टर को जब इसमें शामिल किया गया न्यू बुक के अंदर कि ऐसी कोई चीज़ जो स्टूडेंट्स को सीखने को मिल रही है लेक्चर के अंदर, वरना स्टूडेंट्स को कैरियर काउंसलिंग सेमिनार में जाना पड़ता है इन चीज़ों को सीखने के लिए, और ये चीज़ आपके चैप्टर के अंदर आ गई है, करियर काउंसलिंग जैसी पूरी चीज़। तो दो जॉब्स एंड करियर्स आर कंसिडर्ड सैनोनिमस एंड इंटरचेंजेबल, देयर इज़ अ सबल डिफरेंस बिटवीन द टू। अगरचे जॉब्स और करियर इनको समझा जाता है सैनोनिमस, सैनोनिम मतलब आपको पता है मतरादिफ, हम मायने अल्फाज, तो इनको मतरादिफ या हम मायने समझा जाता है। अक्सर लोग जॉब और करियर को एक समझते हैं। एंड इंटरचेंजेबल मतलब जिसको एक दूसरे से तब्दील किया जा सके, मतलब एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। देयर इज़ अ सबल डिफरेंस, सबटल नहीं है ये, टी साइलेंट है, सबल, सबल मतलब वाजे, एक सबल डिफरेंस है बिटवीन द टू। इन दोनों वर्ड्स में एक वाजा फ़र्क है जो हर बच्चे को पता होना चाहिए क्लास के। अ करियर इज़ नॉट मेरेली अ जॉब, करियर सिर्फ नौकरी नहीं होती है, सिर्फ जॉब नहीं होती है। देयर इज़ मच मोर टू इट, करियर में बहुत कुछ ज़्यादा होता है एक जॉब से। अ जॉब इज़ द वर्क वन डज टू अर्न मनी, जॉब वो काम होता है जो कि इंसान करता है पैसा कमाने के लिए, उसको जॉब बोलते हैं। इट मे बी फुल टाइम टू मेक अ लिविंग, ये ऐसा हो सकता है कि फुल टाइम जॉब आप करें ज़िंदगी गुजारने के लिए, 9 to 5 वाली जॉब करें, और पार्ट टाइम टू सपोर्ट अ स्टूडेंट ड्यूरिंग द एकेडमिक टर्म। या कोई इंसान पार्ट टाइम जॉब भी करता है, ख़ासतौर पर तालिब इल्म करते हैं ताकि वो अपने एकेडमिक टर्म को सपोर्ट कर सकें, सहारा दे सकें, ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाते हैं, या कुछ और छोटी मोटी जॉब करते हैं, सेल्स मैनिंग करते हैं, ताकि जो कोचिंग कॉलेज को स्कूल किसी की फ़ीस निकाल सकें। तो जॉब फुल टाइम भी होती है, पार्ट टाइम भी होती है। इट इज़ द शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी, ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी होती है, वक्ती एक तरकीब होती है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए तो ये सही है। एंड डज़ नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड अ प्रोफेशनल डिग्री और फ्यूचर प्लानिंग, और जॉब के अंदर अक्सर ज़रूरत नहीं पड़ती किसी डिग्री की या फ्यूचर प्लानिंग, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी की। बहुत सारे जॉब ऐसे होते हैं कि बिना तालीम के भी हो लगे हो जाते हैं, जॉब तो जॉब है भाई। अब कोई इंसान सेल्समैन कर बनना चाहता है तो उसके लिए थोड़ी ना काबिलियत चाहिए कि मैट्रिक पास हो, इंटर पास हो, कोई भी लग सकता है। अब वो जॉब है और उसके लिए कोई अच्छा उसमें फ्यूचर प्लानिंग भी नहीं होती कि 10 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा, आप वहीं पर होंगे 10 साल बाद भी। जॉब में ना इंसान की पर्सनल ग्रोथ नहीं होती है। जैसे कि इंसान सेल्समैन बना हुआ है, वो 5 साल भी सेल्समैन बन जाएगा तो वहीं पर रहेगा, सेल्समैन ही रहेगा, तो उसमें कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड अ करियर इज़ अ लॉन्ग टर्म जर्नी, दूसरे हाथ में देखा जाए तो करियर एक लॉन्ग टर्म जर्नी, एक लंबा सफ़र है, बेस्ड ऑन वंस पैशन, फ्यूचर ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट, जिसमें एक इंसान के जज्बात जुड़े होते हैं, मुस्तकबिल के नशोनुमा एंड पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल एडवांसमेंट, इंसान की शख्सी तरक्की, इंसान की पर्सनैलिटी उसमें उभरती है करियर के ज़रिए। फॉर अ करियर वन नीड्स अ सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन, अ प्रोफेशनल डिग्री और एटलीस्ट अ डेफिनेट स्किल सेट। करियर बनाने के लिए एक इंसान को चाहिए होती है सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन, कुछ हद तक, एक हद तक तालीम की ज़रूरत पड़ती है, एक हद तक तालीम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और अ प्रोफेशनल डिग्री, एक प्रोफेशनल डिग्री चाहिए होती है, डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, और एटलीस्ट या कम से कम अ डेफिनेट स्किल सेट, मखसूस स्किल सेट आपके पास होने चाहिए। मतलब स्किल सेट को क्या कह रही है, कह रही है कि एटलीस्ट कम से कम ये तो होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है ये। मेन तो चीज़ ये है कि आपके पास कोई लेवल ऑफ एजुकेशन हो, आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री हो, BS किया वो आपने कंप्यूटर साइंस में किसी फील्ड में, और अगर ये नहीं है कम से कम स्किल्स तो हों, किसी जगह से शॉर्ट कोर्स करके आपने कंप्यूटर वगैरह कुछ भी सीखा हो, ताकि आप उससे भी आप अपने करियर बना सकते हैं। मतलब डिग्री ज़रूरी नहीं है, डिग्री के बिना भी करियर बन जाता है, लेकिन डिग्री हो तो अहम है, नहीं हो तो कम से कम डेफिनेट स्किल सेट हो। अक्सर लोग नहीं होता है, नहीं करते ग्रेजुएशन, वो एपटेक वगैरह जाकर आपको पता है कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह कर लेते हैं, तो उससे भी करियर बना ही लेते हैं, आगे जाके जॉब वगैरह कर लेते हैं। ऐसा थोड़ा होगा आपने एरिना मल्टीमीडिया जाके ग्राफिक्स का कोर्स कर लिया, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स आपको पता है कंप्यूटर के जो शिकार होते हैं, तो उससे भी करियर बन जाता है। मतलब ऐसा नहीं, राइट सी बात है, एक बच्चा नहीं कर पाया तालीम तो फिर स्किल्स डेवलप कर रहा होता है, वैसे बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि इंसान प्रोफेशनल एक डिग्री हासिल करे, जैसे इसमें भी कह रहे हैं एटलीस्ट कम से कम एक डेफिनेट स्किल लिखा हुआ, एटलीस्ट का वर्ड आप देख सकते हैं, कम से कम। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं भाई बराबर हो गया तालीम, बल्कि कुछ लोग स्किल को ऊपर कर देने तालीम से, कि तालीम तो कुछ नहीं है, स्किल होनी चाहिए बस। तो कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट स्किल सेट। बुक में तो चीज़ गलत नहीं लिखी जाती कभी भी, परफेक्ट लिखी जाए, इसमें आपकी और मेरी बात नहीं है, ये परफेक्ट एक बात है जो आपका कोर्स में आई है।
द फर्स्ट थिंग यू शुड डू वाइल चूजिंग अ करियर इज़ टू मेक श्योर इट इंटरेस्ट यू। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है एक करियर को मुंतखब करने के लिए, मेक श्योर करना है कि इसमें दिलचस्पी आती है। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है भाई, हमेशा मैं आपको बताता हूँ, दिलचस्पी, इंटरेस्ट, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके उस फील्ड में इंटरेस्ट होनी चाहिए। समथिंग विच ब्रिंग्स यू सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस। आपका करियर ऐसा हो जो आप में खुशी और आप में सेटिस्फेक्शन, तसल्ली आपको दे। वो यू विल बी मोर सक्सेसफुल, फुलफिल्ड एंड प्रोडक्टिव इफ़ यू आर एंथुजियास्टिक अबाउट योर चूजन पाथ। आप ज़्यादा कामयाब होगे, फुलफिल्ड, मुकम्मल होगे एंड प्रोडक्टिव, और ज़्यादा पैदावारी सलाहियत आपके अंदर होगी इफ़ यू आर एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक, पुरजोश होना। अगर आप एंथुजियास्टिक होंगे, पुरजोश होंगे अपने चूज़न पाथ के बारे में, जो रास्ता आपने मुंतखब किया है उस पर, जो है ना, इंटरेस्ट वाली चीज़ जब आप करेंगे ना, इंटरेस्ट एक चीज़ में, और वही काम आप कर रहे होंगे ना, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपको तरक्की भी उसी में मिलेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी भी उसी में मिलेगी। अगर आपने इंटरेस्ट के बिना चले जाएंगे तो ना उसमें आपको पैसे मिलेंगे, ना खुशी मिलेगी, ना तरक्की मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। सबसे मेन चीज़ हो ये इंटरेस्ट, जिसमें इंसान को वो काम करना है। If you feel you are passionate about science or fashion designing or literature or astronomy or business, then opt for it without caring what others choose। बहुत खूबसूरत लाइन है कि अगर आप महसूस करते हैं कि आप पैशनेट हैं, आप पुरजोश हैं अबाउट साइंस के बारे में, या फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में, या लिटरेचर मतलब अदब, लाइक पोइट्री वगैरह, शायरी, इनके बारे में, और एस्ट्रोनॉमी या फल्कियात के बारे में, तारों के इल्म के बारे में, और बिजनेस या कॉमर्स की स्टडीज़ के बारे में, देन ऑप्ट फॉर इट। ऑप्ट मतलब होता है मुंतखब कर लेना, तो उसको मुंतखब कर लें विदाउट केयरिंग व्हाट अदर्स चूज। इस बात की परवाह किए बिना कि दूसरे क्या चूज़ कर रहे हैं। सिंपल, आपका इंटरेस्ट एक फील्ड में है, आप उसको एक्सेप्ट कर लो। ये ना देखो कि फला बंदा क्या फील्ड एक्सेप्ट कर रहा है या क्या फील्ड ले रहा है, देखा देखी नहीं। जो आपको इंटरेस्ट है आप उसमें चले जाओ चुपचाप से। Many students choose a particular field based on prevailing social trends। अक्सर तालिब इल्म एक मखसूस फील्ड को अपनाते हैं, किसकी बिना पर? प्रिवेलिंग सोशल ट्रेंड्स, मतलब उभरते हुए समाजी रुझान की बिना पर। मतलब कि उभरता हुआ समाजी रुझान जो होता है, मतलब प्रिवेलिंग सोशल ट्रेंड्स जो होते हैं, लाइक मतलब सोसाइटी में क्या ट्रेंड चल रहा है उस ले करो। ओके, सो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैनी स्टूडेंट्स चूज़ अ पार्टिकुलर फील्ड बिकॉज ऑफ प्रिवेलिंग सोशल ट्रेंड्स। ज़्यादातर अक्सर बच्चे एक मखसूस फील्ड का इंतखाब इसलिए करते हैं बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग सोशल ट्रेंड्स, उभरते हुए सोशल ट्रेंड्स की वजह से। मतलब ट्रेंड में क्या चल रहा है, कौन सी फील्ड चल रही है, अभी कौन सी फील्ड मार्केट में इन है। अक्सर सबसे पहले, और बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ट्रेंड को फॉलो करते हैं हम कि यार फला अभी कौन सी फील्ड सबसे अच्छी जा रही है, कौन लोग किस फील्ड का नाम ज़्यादा ले रहे हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ज़्यादा नाम ले रहे हैं तो बस यही करना है। ऐसे ही है ना भाई, हमारे ऐसा ही है। तो प्रिवेलिंग सोशल ट्रेंड्स, उभरते हुए समाजी रुझान, एक तो, और इसके अलावा भी रीजन्स हैं। द इंसिस्टेंस ऑफ फैमिली, घर वालों का जोर, इंसिस्टेंस। ये भी होता है ना भाई, तुमको मेडिकल ही लेना है, तुमको इंजीनियरिंग ही लेना है, और वो बच्चे को नहीं देख रहे हैं कि उसका माइंड किस तरह का है, उसको क्या ज़िंदगी में बनना है, बस डॉक्टर ही बनना है तुमको तो मेडिकल लो, जबकि उसका मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है। होता है ना अक्सर। पेयर प्रेशर, पेयर मतलब दोस्तों का प्रेशर कभी कभार होता है कि 3 दोस्त जा रही है एक फील्ड में, तो चौथी भी बोलते चलो मैं भी इसी में चले जाती हूँ। मतलब क्या फ़ायदा, मैं अलग हो के क्या फ़ायदा, दोस्त हैं हम एक ही फील्ड ले लो। पेयर प्रेशर और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर चॉइसेस, या किसी इंसान को इन्फॉर्मेशन की कमी होती है, बाकी चॉइसेस के बारे में पता ही नहीं होता है, फील्ड कितनी है, तो वो एक फील्ड अपना लेते हैं जाके। उनको पता ही नहीं होता है कि इंजीनियरिंग भी है, मेडिकल भी है, कॉमर्स भी है, कंप्यूटर साइंस भी, ह्यूमैनिटीज़ भी है, तो वो किसी एक फील्ड को जाकर अपना लेते हैं, क्योंकि अदर चॉइसेस का उनको आइडिया नहीं होता कि इस फील्ड का भी कोई की भी पढ़ाई होती है कुछ। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती आइडिया ना इस चीज़ के बारे में। तो ऐसा अक्सर होता है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है डिफरेंट फील्ड्स के बारे में, नॉट बिकॉज ऑफ देयर जेन्युइन इंटरेस्ट इन दैट फील्ड। इस वजह से लोग फील्ड नहीं चुनते हैं कि उनका जेन्युइन इंटरेस्ट, उनका एक असल एक दिलचस्पी होती है उस फील्ड के अंदर, इसलिए वजह से कोई फील्ड नहीं चुनता कि मेरे इंटरेस्ट इसमें। वो बाकी ये चीज़ें, सोशल ट्रेंड हो गया, पेयर प्रेशर हो गया, ये घर वालों का जोर हो गया, ठीक है, इस पर वो एक फील्ड जाकर चुन लेते हैं। अक्सर पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है, काउंसलिंग होती नहीं है बच्चों की। अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम्स दे फाइंड नो मोटिवेशन टू कंटिन्यू। आखिरकार कुछ वक्तों के बाद उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं होती आगे जारी रखने की उस चीज़ को। मोटिवेशन मतलब कोई मोटिवेशन नहीं होती उस काम को वो जारी रखें। इन द लॉन्ग रन, जहाँ तक आगे की बात है, दिस लैक ऑफ मोटिवेशन लीड्स टू डिससेटिस्फैक्शन एंड नेगेटिव इमोशनल एक्सपीरियंस। इस मोटिवेशन के नहीं होने की वजह से गैर तसल्ली आती है, मतलब तसल्ली ख़त्म हो जाती है, एंड नेगेटिव इमोशनल एक्सपीरियंस, और मनफी जज्बाती तजुर्बा इंसान को हासिल होता है, नेगेटिव थाट्स बन जाते हैं। अक्सर आता मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, दिल नहीं करता है। अच्छा, मेरी अपनी इसमें एग्जांपल मैं अक्सर आपसे शेयर कर रहा होता हूँ कि मैं
जब इंटरमीडिएट में था मुझे कंप्यूटर साइंस, मतलब कि इंटर के बाद कंप्यूटर साइंस की फील्ड, इंटर तो मैंने इंजीनियरिंग से किया था, लेकिन मुझे कंप्यूटर की फील्ड में जाना था। मुझे बचपन से उसी में इंटरेस्ट था, आज भी है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो कर ही रहा हूँ, तो अक्सर आपने देखा होगा। तो अब उसमें क्या होता है कि अब मुझे उसमें फील्ड में इंटरेस्ट था काफ़ी ज़्यादा, CS के अंदर, लेकिन उस वक्त फील्ड कंप्यूटर के बहुत डाउन थे। 2010 की बात कर रहा हूँ, कोई लेता ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त नया नया आया था, डिजिटलाइजेशन नहीं थी इतनी पाकिस्तान के अंदर, और हम नहीं पता आगे जाकर पता नहीं ये फील्ड अच्छी होगी नहीं होगी। उसका केमिकल इंजीनियरिंग बहुत ऊपर थी, टॉप पर जा रही थी मेरे वक्तों में। तो मेरे घर वालों ने ये जोर दिया कि भाई केमिकल लो, क्योंकि फील्ड सबसे टॉप पर है। मैंने भी ये देखा भाई टॉप पर जा रही, ले लो। मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं था, मेरा केमिस्ट्री से ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट CS के अंदर ही था, कंप्यूटर साइंस में था। लेकिन वो मैंने ले लिया केमिकल इंजीनियरिंग, फाइनली केमिकल इंजीनियरिंग ले लिया। 4 साल पढ़ा तो मैंने उसको पढ़ा भी, जो टीचर ने पढ़ाया बस वो पढ़ लिया, उसको पढ़ने के बाद आगे बढ़ गया, मतलब पेपर पास कर लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन फिर वो चीज़ मतलब उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था ना, मैंने उसके बारे में उतना ही पढ़ा जितना टीचर ने पढ़ाया, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। कोई ऐसा नहीं घर जाके मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, ग्राफिक्स देख रहा हूँ, फोटोशॉप कर रहा हूँ, इलस्ट्रेटर कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे कोडिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसमें मज़ा नहीं था। तो फाइनली क्या हुआ, लैक ऑफ मोटिवेशन हुई, मैंने उस फील्ड को चुना ही नहीं आगे जाकर ना, मैंने उसकी जॉब की, मैं टीचिंग साइड पर आ गया। इसी वजह से आया ना, क्योंकि मुझे इसमें मोटिवेशन ही नहीं थी, सिंपल सी बात है, जबकि वो फील्ड बड़ी टॉप की थी उस दौर में, लेकिन मज़ा नहीं आया। इसलिए मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि हमेशा वही फील्ड अपनानी चाहिए जिसमें आपको मज़ा आए। इंटर के बाद, पहले इंटर तो मैंने भी इंजीनियरिंग से किया था, मैं चाहता तो इंटर इंजीनियरिंग करने के बाद कंप्यूटर साइंस ले सकता था, मुझे फील्ड मिल भी रही थी। उस वक्त CS बहुत डाउन पे क्लोज होती थी। NIT के अंदर सबसे डाउन के डिपार्टमेंट कंप्यूटर हुआ करता था, 2010 की बात मैं कर रहा हूँ, सबसे नीचे कंप्यूटर होता था, कोई लेता ही नहीं था। अब सबसे ऊपर है कंप्यूटर। वो तो दुनिया, तो 10 सालों में पूरी दुनिया तब्दील हो गई देखा जाए तो, इतना ज़्यादा तेज़ी के साथ डिजिटलाइजेशन आई है। कंप्यूटर साइंस के बच्चे ही नहीं, हम जब शुरू में पढ़ाते थे 1 बच्चे 2 बच्चे 1 बच्चे 8 बच्चे होते थे कंप्यूटर साइंस के, इतने बच्चे कंप्यूटर साइंस में इंटरमीडिएट भी ले रहे होते हैं। वो तो बहुत तब्दीलियाँ आ गई हैं, बहुत चेंजिंग आ गई चीज़ों के अंदर जो पहले नहीं थी। एवरी फील्ड ऑफर्स पोटेंशियल ग्रोथ, सक्सेस एंड सेटिस्फेक्शन इफ़ यू एक्सेल इन इट बाय पुटिंग योर हार्ट एंड सोल इनटू इट। हर फील्ड पेश करती है मुमकिन, हर फील्ड में होती है मुमकिन ग्रोथ, नशोनुमा, कामयाबी होती है, तसल्ली होती है इफ़ यू एक्सेल इन इट, अगर उसमें महारत हासिल कर लेंगे अपने दिलो जान, हार्ट एंड सोल उसमें लगाकर। दुनिया के हर फील्ड में अल्लाह ताला ने रिस्क रखा है, पैसा रखा है, दुनिया के हर फील्ड में पैसा है, लेकिन आप वही है कि अपना दिलो जान लगाकर उस फील्ड में आप एक्सेल करें, उसमें महारत हासिल करें। और उसी वक्त हो सकता है जब आपका इंटरेस्ट हो उस फील्ड के अंदर। पोटेंशियल ग्रोथ मतलब कहते हैं ना, पोटेंशियल ग्रोथ मतलब मुमकिन, पोटेंशियल मतलब मुमकिन और ग्रोथ मतलब नशोनुमा। मुमकिन नशोनुमा हर एक फील्ड के अंदर अल्लाह ने रखी है। आप देख सकते दुनिया के हर फील्ड में बंदा आपको कमाता हुआ दिखता है। ऐसे कहा जाता है कबाड़िया कितना ख़राब काम है कबाड़ी का, लेकिन आपको कबाड़ी ऐसे मिलेंगे जिन्हें बंगले खड़े कर दिए। कबाड़िया कैसा काम है, कबाड़ी कबाड़ बेचने का काम, लेकिन कबाड़ बेचने वाले बहुत आगे आपको मिलेंगे, उस काम में वो एक्सेल कर चुके हैं। उनको हर चीज़ पता है, कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, प्रॉफिट कैसे बनाना है, कहाँ से कबाड़ उठाना है, सस्ते रेट पर 10 रुपये को उठा के 1000 रुपये का कैसे आगे बेच देना है। होते हैं ऐसे लोग, वही कबाड़ी लोग। तो उसमें उसने एक्सेल कर लिया। दुनिया के हर फील्ड में अल्लाह ने नशोनुमा रखी है, ग्रोथ रखी है। एक्सेल करना होता है, दिलो जान से उसमें मेहनत करनी पड़ती है। सही बात है ना भाई, आसान सी बात ये है कि हर फील्ड के अंदर ऐसा तजुर्बा होना चाहिए, उसमें आप एक्सेल करें। बावर्ची शेफ़ कैसा है, मतलब कौन बनना चाहता है बावर्ची शेफ़, लेकिन भाई एक स्टूडेंट बिरयानी कैफ़े स्टूडेंट को जो मालिक था वो भी एक शेफ़ था, और वो सदर में एक ठेले पर जो है वो अपने एक कह लो कि एक वो लगाया करता था, एक डेगची लगाया करता था सदर में। मेरे अब्बू मुझे बताते हैं कि कितनी बड़ी पतीली में वो बिरयानी बनाकर बेचा करता था, लेकिन उसमें उसको एक्सेलेंस हासिल था बिरयानी बनाने में, टेस्ट था उसका बेहतरीन। और आज आप देखेंगे कैफ़े स्टूडेंट कहाँ पर उसके आपको ब्रांचेस नहीं मिले कैफ़े स्टूडेंट के, स्टूडेंट बिरयानी के, वो करोड़ों अरबों में कमा रहे बंदा, वो बंदा यह रहता भी नहीं है अब। मतलब कैसा ख़राब काम है बिरयानी बना के बेचना, लेकिन उसी में देखो अल्लाह ने उसको एक्सेल किया, कहाँ पहुँचा वो। तो हर काम में नशोनुमा है, लेकिन उस काम में आप दिलो जान तो लगाओ। बिना इंटरेस्ट के कोई भी फील्ड आप अपना लेंगे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है, भले वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों ना हो। जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उसमें नहीं कामयाब हो पाएंगे। बहुत सारे बच्चे एपटेक से कोर्सेज कर रहे थे, जाके जॉब नहीं कर रहे होते, बस उन्होंने वो एपटेक से कोर्स करके बस वो घर बैठ चुके होते हैं। इंटरेस्ट नहीं होता है, मज़ा नहीं आ रहा होता, तो जॉब भी नहीं लग रही होती है। और कुछ लोग वहीं एपटेक से कोर्स करने के बाद पता नहीं कहाँ निकल लेते, होता है ना भी ऐसा। तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर। नेक्स्ट पैराग्राफ, योर पर्सनैलिटी टाइप एंड योर वैल्यूज़ आल्सो डिटरमाइन द चॉइस ऑफ करियर। आपकी शख्सियत की किस्म और आपके वैल्यूज़, आपके अखलाकी अक़दार, ये भी डिटरमाइन करते हैं कि आपके करियर का चॉइस क्या होना चाहिए। आपके पर्सनैलिटी टाइप से भी आपके करियर का पता लगता है। एवरीवन हैज़ सर्टेन पर्सनल वैल्यूज़ विच मोल्ड हिज और हर प्रेफरेंसेस। हर किसी के अपने शख्सी अक़दार होते हैं जो उसकी तरजीहात बनाते हैं, जैसे तरजीहात उसके मोल्ड होते हैं, बनते हैं। फॉर सम इट इज़ इंडिपेंडेंस एंड फॉर अदर्स इट इज़ रिकॉग्निशन और लीडरशिप। कुछ लोग इसलिए करियर चूज़ करते हैं इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी हासिल करने के लिए, ख़ुद मुख्तार होने के लिए, अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए। एंड फॉर अदर्स इट इज़ रिकॉग्निशन एंड लीडरशिप। कुछ लोग अपनी पहचान बनाने के लिए, रिकॉग्निशन पहचान बनाने के लिए करियर चूज़ करते हैं।
सम विश टू हेल्प ह्यूमैनिटी, कुछ इंसानियत की खिदमत करने के लिए करियर चूज़ करते हैं। एंड अदर्स डिज़ायर इंटेलेक्चुअल, साइंटिफिक और आर्टिस्टिक अचीवमेंट, या कुछ लोग जहनी, साइंसी और फनकाराना कामयाबियाँ हासिल करना चाहते हैं, मतलब जो फनकार वगैरह बनते हैं, एक्टर्स बनते हैं। योर करियर डिसीजन शुड कॉरेस्पॉन्ड एंड कम्प्लीमेंट योर वैल्यूज़, सूटिंग एंड मैच योर पर्सनैलिटी टाइप। आपका करियर का फैसला आपके वैल्यूज़ के मुताबिक होना चाहिए, वो उसके कॉम्प्लीमेंट, वो उसकी तकमील होनी चाहिए, कॉरेस्पॉन्ड वो उसके मुताबिक होना चाहिए। सूटिंग एंड मैचिंग योर पर्सनैलिटी टाइप, आपका करियर आपके शख्सियत के लिहाज से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सन फाइंड्स अ सोशल कस्टमर ओरिएंटेड वर्क प्लेस मोर अपीलिंग। देखो, दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट। बहुत मशहूर वर्ड्स हैं, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। एक एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा सोशलेबल होता है, जो लोगों से मिलता जुलता है, बात करता है, दोस्त जल्दी बना लेता है, ये सारे लोग एक्सट्रोवर्ट हैं। और एक इंट्रोवर्ट कौन होता है? जो लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता, वो खामोश तबीयत रहता है, वो अकेला रहता है, वो अलग थलग रहता है। अच्छा, अल्लाह ताला की बनाई हुई है पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, उसके अंदर इंसान तब्दीली नहीं कर सकता, उसमें से कोई अच्छा और कोई बुरा नहीं है, दोनों सही हैं। ये इंसान के कभी कभार एक इंट्रोवर्ट इंसान दुनिया में बहुत कामयाब होता है, और कभी एक्सट्रोवर्ट भी बहुत कामयाब हो रहा होता है, कभी कभार दोनों नाकाम भी हो रहे होते हैं। बहुत बोलने वाला कभी बहुत कामयाब भी होता है, और बहुत बोलने वाला कभी नाकाम भी होता है, और चुप रहने वाला कभी नाकाम होता है, चुप रहने वाले बंदा कभी बहुत कामयाब भी होता है। ये पर्सनैलिटी टाइप है जो अल्लाह ने बनाई, उसकी कामयाबी नाकामी नहीं है, लेकिन इनके करियर अलग अलग होते हैं। मिसाल के तौर पे एक एक्सट्रोवर्टेड पर्सन, वो उसको लगेगा कि सोशल, समाजी, कस्टमर ओरिएंटेड वर्क प्लेस, जहाँ ग्राहक आते हैं, ऐसी कोई जगह उसको ज़्यादा अपीलिंग, ज़्यादा उसको अट्रैक्ट करेगी। मतलब एक जो बोलने वाला इंसान है, बातों नहीं इंसान है, जो लोगों को कायल कर ले अपनी बातों में, सोशलेबल बंदा है, वो क्या चाहेगा कि ऐसी कोई जॉब उसको मिले जिसमें जो सोशल हो, समाज से जुड़ा हुआ हो, और कस्टमर ओरिएंटेड वर्क प्लेस हो, जिसमें कस्टमर आए। और कस्टमर आके बात करें, मिसाल के तौर पर जैसे कॉमर्स। अब कॉमर्स की जो फील्ड होती है ना, उसके अंदर इंट्रोवर्ट बंदा नहीं चलता, उसके अंदर सिर्फ एक्सट्रोवर्ट चलते हैं। क्योंकि कॉमर्स के अंदर ज़्यादातर मार्केटिंग वगैरह की साइड पे लोग जाते हैं, मार्केटिंग मैनेजर बनता है। मार्केटिंग करने के लिए आपको पता है बोलना आना चाहिए। अगर आप बोलना नहीं आता आपको, आप लोगों को कायल नहीं कर पाते, है ना, तो जाहिर सी बात है कंपनी को फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला, कंपनी निकाल देगी, आपको फायर कर देगी। तो इंट्रोवर्ट बंदा कभी भी मार्केटिंग में नहीं चलता है। मार्केटिंग का तो इंटरव्यू ऐसा होता है कि वो इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर होता है वो सामने पेन रख देता है, बोलते हैं इस मार्कर को बेच कर दिखाओ, है ना, सेल में दिस मार्कर। अगर आप मुझे कायल कर दिया कि मार्कर ख़रीद सको तो मैं आपको जॉब पे रख लूँगा। इतना ज़्यादा इंसान को बातें करना आना चाहिए कि बातों में घुमा के उसको मजबूर कर दे कि वो मार्कर ख़रीद लिया। होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये स्किल होता है, तो वो बंदा एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट लोगों को कस्टमर ओरिएंटेड वर्क प्लेस पसंद आता है, जहाँ पर कस्टमर्स ज़्यादा हों, ग्राहक ज़्यादा हों। इन कंट्रास्ट, इसके बरक्स, एन इंट्रोवर्टेड पर्सन मे बी मोर एट ईज एट कैरियर दैट रिक्वायर्स लेस सोशल इंटरेक्शन एंड मोर इंडिपेंडेंट एनालिटिकल टास्क। एक इंट्रोवर्ट पर्सन, उसको आसानी लगती है ऐसे करियर में जिसमें कम सोशल इंटरेक्शन हो, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना ना हो, और मोर इंडिपेंडेंट एनालिटिकल टास्क, और ऐसे कोई टास्क परफॉर्म करे उस जॉब के अंदर जो वो अकेले इनफरादी तौर पर कर सके। जैसे कि कंप्यूटर की जो फील्ड होती है उसमें इंट्रोवर्ट बंदे चल जाते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है, आपको टास्क मिला, लैपटॉप सामने पड़ा हुआ है, सुबह 6 घंटा 8 घंटा उसी के सामने बनाते रहो, कोई ज़्यादा बातचीत किसी से करनी नहीं है, अकेले कमरे में काम करते रहो, जॉब हो जाएगी, पैसे भी आ जाएंगे आपको। ये इंट्रोवर्ट बंदा कंप्यूटर की फील्ड अच्छी तरह से कर सकता है, लेकिन वो समझ रहे हो, मतलब एक तरह से पर्सनैलिटी टाइप आ रही है। मार्केटिंग में नहीं जा सकते इंट्रोवर्ट बंदा कभी भी। इस तरह एक्सट्रोवर्ट बंदे के लिए फिर वो भी काम है कि बंद कमरे में बैठ के कोडिंग करता रहे, फिर वो बंदे को चाहिए कि वो मार्केटिंग फील्ड में ही जाए। तो आपकी पर्सनैलिटी टाइप भी डिटरमाइन करती है कि आपको कौन सी फील्ड लेनी चाहिए। बात समझ आ रही है कि आपकी शख्सियत अल्लाह ने कैसे बनाई है। इंजीनियरिंग में भी अ गुड फील्ड फॉर समवन हु लाइक्स टू डू प्रैक्टिकल वर्क इन द फील्ड। इंजीनियरिंग किसी के लिए अच्छी चीज़ हो सकती है जो फील्ड में प्रैक्टिकल वर्क करना चाहता है। प्रैक्टिकल वर्क से मुराद, जिसको प्रैक्टिकल वर्क पसंद आता है तो उसके लिए इंजीनियरिंग अच्छी है। प्री इंजीनियरिंग, जिसको प्रैक्टिकल वर्क करना पसंद है, रिमोट कंट्रोल को ओपन कर देना, किसी टॉयज़ वगैरह को ओपन कर देना, है ना, हर एक चीज़ के कोई बल्ब ख़राब हो गया जिसको बोल के देख लेना भाई, अब उसके लिए इंजीनियरिंग अच्छी है, चूँकि उसमें प्रैक्टिकल वर्क है। सिंपल सी बात है। द नेक्स्ट स्टेप इन योर परस्यूट। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे ये सब कुछ नहीं सोचता, वो सोचता है भाई चाचा का लड़का ये लिया तो तुम भी ये ले लेंगे। हमारे यहाँ ये सब कौन सोचता है, इतनी सर की दर्द। वो बोलता है भाई जो है बस फला ने ले लिया हम भी ले लेते हैं। यही हर कोई ये सोच के आया होगा, सिंपल सी बात है। इतना कौन सोचता है कि मैं क्या पर्सनैलिटी टाइप मेरी क्या है, मेरा इंटरेस्ट किसके अंदर है। बट ये सोचना चाहिए, ये सोचना ज़रूरी है। करियर का मामला है, पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है इस चक्कर में बंदे की। द नेक्स्ट स्टेप इन योर परस्यूट टू चूज़ योर करियर इज़ टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अगला स्टेप जो अपने करियर को हासिल करने के लिए आपको चाहिए होता है कि आप शनाख्त करें आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है।
आपकी खामियां, आपकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, आपकी ताकत क्या है, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। इट इज़ एसेंशियल टू नो इफ़ यू पजेस द रिक्वायर्ड स्किल्स टू परस्यू योर प्रीफर्ड करियर। ये जानना ज़रूरी है कि आपके पास रिक्वायर्ड स्किल हैं अपने प्रीफर्ड जो करियर आपने चूज़ किया उसको परस्यू करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए स्किल रखते भी है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, यू मे लाइक कंप्यूटर साइंस एंड वांट टू मेक अ करियर इन इट। क्या पता आपको पसंद हो कंप्यूटर साइंस और आप उसमें करियर बनाने वाले हो, बट द स्टडी ऑफ कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम्स नेसेसिटेट्स सॉलिड एंड लॉजिकल स्किल्स। लेकिन जो स्टडी है कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम्स की, नेसेसिटी है, इसमें ज़रूरत होती है सॉलिड एंड लॉजिकल स्किल्स, मंतकी सलाहियत की, लॉजिक्स की ज़रूरत होती है। जब भी कोई कंप्यूटर CS में जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो जानते हैं, बाकी स्टूडेंट भी समझ लें कि जब भी कोई कंप्यूटर में कोडिंग की जाती है तो उसके एल्गोरिथम पहले बनाया जाता है, एल्गोरिथम के बाद कोडिंग होती है। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट आप कोडिंग नहीं कर सकते एल्गोरिथम के बिना। अब एल्गोरिथम बनाने के लॉजिक्स आपके बड़े तेज होने चाहिए। एल्गोरिथम में लॉजिक्स लगे होते हैं कि अगर इस फंक्शन में अगर ऐसा मसला हो जाए तो ये इधर पे शिफ्ट हो जाए, इस लाइन पे शिफ्ट हो जाए, वहाँ मसला हो जाए तो ये कोडिंग इस लाइन पे शिफ्ट हो जाए। बहुत सारे कंडीशंस लगा रहे होते हैं उसके अंदर, हम लॉजिक्स लगा रहे होते हैं। आप जिसकी लॉजिकल, आप ये कौन कर सकता है जिसकी लॉजिकल पावर अच्छी, जो डिसीजन मेकर है अच्छा। आप कोई बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है ही नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी है ही नहीं, तो वो उसके लिए कंप्यूटर साइंस नहीं है। हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस बच्चे किस लिए लेता है कि भाई बड़ा इन चल रहा है मार्केट में, बड़ा पैसा है इसके अंदर, फ्रीलांसिंग करेंगे कमाएंगे, ये सोच के ले रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोच रहा कि उसको कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम जो कोडिंग वो कर रहा है उसमें जो लॉजिक्स चाहिए उसको उसके स्किल अल्लाह ने बनाया भी है कि वैसा कि नहीं बनाया उसका दिमाग। हर बच्चे का दिमाग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए नहीं बनाया अल्लाह ताला ने। लेकिन हमारे यहाँ एक बच्चा नहीं सोचता ऐसा, हो गया था भाई ले लो भाई CS ले लो चुपचाप से, भले उसकी लॉजिक ज़ीरो। बहुत सारे लोग लॉजिक्स देखते हैं, ढूंढते हैं चीज़ों के अंदर, बहुत से लोग नहीं ढूंढते लॉजिक्स, बस हो गया क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग एटीट्यूड ना, ये हो गया उसे हो गया, तो मसला क्या है, ये इसका मतलब वो बंदा इलॉजिकल है। और बंदा सोच रहा है कि यार ये क्यों हुआ, किस वजह से वैसा बचा किस तरह जा सकता था, तो वो बंदा लॉजिकल है। कंप्यूटर साइंस में यही बंदा चलता है ताकि वो कोडिंग करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रख सके कि अगर ऐसा हो जाए, मसला आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, एरर आ जाए तो डिबग किस तरह किया जाएगा, इन चीज़ों के बारे में। तो ये चीज़ ज़रूरी है। सिमिलरली गुड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज़ नीडेड इफ़ यू एस्पायर टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज ज़रूरी है अगर आप बनना चाहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप CA करना चाहते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। आप एक बंदे को घर के राशन का हिसाब किताब ही नहीं करना आ रहा तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बनेगा। घर पे जो सौदा आया उसी को डेबिट क्रेडिट नहीं कर पा रहा वो, तो वो कैसे करेगा। तो सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग उसके लिए नहीं है। तो उसको बचपन से उसके अंदर वो शौक ही नहीं है ना उस चीज़ को करने का। ये अल्लाह ताला बचपन से, एक छोटा बच्चा 3-4 साल का होता है ना, उसके अंदर ये स्किल्स डाल देते हैं कि बचपन से एक बच्चे को इन चीज़ों को करने का शौक होता है। और किसी को बचपन से ये शौक होता ही नहीं है ना आगे जाके बन पाता है, तो बंदा इस चीज़ को रियलाइज़ करे तभी भी। लाइकवाइज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द विजुअल आर्ट्स यू शुड बी क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी डिस्प्लेड थ्रू योर वर्क। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप विजुअल आर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, आप चाहते हैं विजुअल आर्ट्स, जैसे फोटोग्राफी मान लेते हैं, विजुअल आर्ट्स बहुत सारी हैं, फोटोग्राफी, फिल्मिंग, एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बहुत कुछ उसके अंदर है। अगर आप विजुअल आर्ट्स में दिलचस्पी लेते हैं, यू शुड बी क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक। आपको क्रिएटिव होना चाहिए, तख्लीक कार होना चाहिए, आर्टिस्टिक फनकार होना चाहिए। एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी डिस्प्लेड थ्रू योर वर्क, आप में वो एट्रीब्यूट्स, वो सलाहियतें होनी चाहिए जो आपके काम से दिखें। जैसे फोटोग्राफर बनना है, हर बंदा फोटोग्राफर भी नहीं बन सकता, उसके लिए बहुत क्रिएटिव बंदा चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अब एक पिक्चर लेना इतना आसान नहीं, जिस तरह मैं पिक्चर नहीं ले सकता, सिंपल सी बात है। मेरे पास कोई भी, मेरे पास क्रिएटिविटी अल्लाह ने डाले ही नहीं मेरे अंदर, मुझे लेना आते ही नहीं पिक्चर। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं सीख लूँ, मैं नहीं कर सका क्योंकि मेरे अंदर नहीं है क्रिएटिविटी। लेकिन कुछ लोगों को देखता हूँ मुझसे मतलब बेहतरीन, अब चूँकि जब पिक्चर लेना होता है तो बहुत क्रिएटिविटी चाहिए कि किस एंगल से पिक्चर लेना है, ठीक है, लाइटिंग कितनी होनी चाहिए, किस पोज के लिहाज से पिक्चर लेना है, कहाँ पर पिक्चर ज़्यादा अच्छी आएगी, बहुत चीज़ें, पूरी साइंस है इसकी एक पीछे इसकी। अब जो क्रिएटिव होगा, आर्टिस्टिक होगा, वही कर पाएगा। हर बच्चा नहीं फोटोग्राफर बन सकता, हर बंदा नहीं ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकता। ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी होती है ना, कोई लोगो एग्जाम करना है तो फिर उसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए, किस तरह से लोगो अच्छा लगेगा। एक लोगो में जैसे TPL अगर किसी का कोई लोगो है, अब TPL को किस तरह से अरेंज करें कि TPL भी लिखा हुआ आ जाए और वो उस बंदे का जो काम है वो काम भी उसे दिख रहा होता है ना ऐसा। इसके लिए चाहिए क्रिएटिविटी। हर लोगों में आपने देखा ऐसे ही होता है, तो ये हर कोई नहीं कर सकता, एवरीबडी कैन नॉट डू इट, ठीक है। सो यू मे चूज अ करियर ओनली व्हेन यू आर श्योर दैट यू possess द रिक्वायर्ड स्किल और यू विल बी एबल टू मास्टर द नीडेड स्किल। आप कोई करियर चूज़ कर सकते हैं जब आपको श्योर हो जाए, यकीन हो जाए कि आपके पास वो स्किल्स हैं, या आगे जाकर आप उस स्किल्स को मास्टर कर लेंगे, इतना खुद पे यकीन हो तो फिर आप वो करियर चूज़ कर सकते हैं। देयर आर मैनी एप्टीट्यूड टेस्ट अवेलेबल ऑनलाइन दैट कैन हेल्प यू टू रीच अ सुटेबल डिसीजन। बहुत से एप्टीट्यूड टेस्ट हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं
जो आपकी मदद कर सकते हैं आपके एक फ़ैसला करने पर। देखो एक चीज़ होता है, ये भी एक बड़ा वर्ड है, हमारे कराची के बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते हैं इस चीज़ को। ये जो एप्टीट्यूड का वर्ड है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना एप्टीट्यूड टेस्ट। अब जैसे ECAT होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट, MCAT होता है, सुना होगा आपने, मेडिकल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये जो एप्टीट्यूड है ना, इसका मतलब ही नहीं समझ पाता बच्चा। उसका मतलब उसको लगता है एंट्री टेस्ट, इसका मतलब है नहीं। एप्टीट्यूड के वर्ड के माने समझोगे तो पता लगेगा। एप्टीट्यूड के मतलब होता है आपका बिहेवियर, आपका रवैया। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ना, वो इसलिए होता है, जैसे मिसाल के तौर पे NED है, NED का टेस्ट है। NED का जो टेस्ट होता है वो 100 नंबर का होता है, 100 में से कम 50 आपको चाहिए होता है। इस तरह से डाउ का जो टेस्ट है वो 200 नंबर का होता है, ठीक है। 200 में से एटलीस्ट आपको 120 मार्क्स सिक्योर करने होते हैं, ये आपके नंबर है। MCQs होते हैं, ऐसे ही बता रहा हूँ शॉर्ट में। अब इसमें अब ये टेस्ट आप देते हैं, 100 MCQs होता है, 50 सही करना पड़ता है। अब ये टेस्ट आपको बताता क्या है, जिसने 50+ सही कर लिया, इसका मतलब ये फील्ड आपके लिए है, यू कैन सेलेक्ट दिस फील्ड। आपका एप्टीट्यूड ये है, आपका बिहेवियर ये शो कर रहा है इस टेस्ट के थ्रू कि आप ये इंजीनियर बन सकते हैं। और अगर आपके नंबर किसी बच्चे के काम आ गए, लेट्स से कि 45 आ गए आउट ऑफ 100, अब इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो बच्चा फेल हो गया है, वो नाकाम हो गया है, वो डल डफर बच्चा, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि बेटा ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है। हमने एप्टीट्यूड टेस्ट लिया चेक करने के लिए कि आपकी अहलियत है कि नहीं, तो आपके लिए ये फील्ड नहीं है, आपको अल्लाह ने किसी और फील्ड के लिए पैदा किया, आप वो लीजिए। इसका कतई मतलब ये होता है एप्टीट्यूड टेस्ट का। ये मतलब नहीं होता कि फेल हो गए जाओ फिर रो जाके कि फेल हो गए नाकाम हो गए। एप्टीट्यूड आपके फ़ायदे के लिए होता है कि आप बच्चे को पता लग सके ना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में कि मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं है। अभी बच्चा अगर नहीं ला पाया ना, NED का टेस्ट पास नहीं कर पाया, उसका 100% मतलब ये है कि वो इंजीनियरिंग नहीं करेगा, उसको मैंने पैदा ही नहीं किया था इंजीनियरिंग के लिए। क्योंकि डाउ के टेस्ट में इतने नंबर नहीं ला पा रहा, MD कैट में, तो उसका कतई मतलब अल्लाह ने उसको डॉक्टर बनने के लिए पैदा ही नहीं किया था, वो गलत जगह पर आ गया डायरेक्शन में, उसको डायरेक्शन चेंज करनी होगी। इसका ये मतलब नहीं कि वो नालायक था, उसने मेहनत नहीं की, इस वजह से वो फेल हो गया, ये सब इसका कोई मतलब नहीं। बस समझ आ रही है? कोई सिलेबस नहीं होता एप्टीट्यूड के अंदर, कोई सिलेबस नहीं होता ECAT के अंदर, MCAT के अंदर। दुनिया भर से कुछ भी पूछ लेते हैं टेस्ट के अंदर, ज़रूरी नहीं कि आपके बुक से पूछें, कुछ भी दुनिया भर के कहीं से भी, इंटरनेट से, गूगल से उठा कर पूछ लेंगे आपसे। अब कौन जवाब दे पाएगा? जिसको इंटरेस्ट होगा। सिंपल सी बात है ना भाई, जिसका इंटरेस्ट होगा वो ऐसा कोर्स नहीं पढ़ रहा होगा उस चीज़ को बस इतना नहीं पढ़ना है, उसको दिन भर वो यही करता होगा क्योंकि उसका उस फील्ड में इंटरेस्ट होगा। जिसका इंटरेस्ट होगा वही बच्चा आगे जाकर उसको कर पाएगा। मिसाल के तौर पे अब लेट्स से कि क्रिकेट है, मिसाल के तौर पे क्रिकेट की बात कर लें। अब क्रिकेट है, क्रिकेट एक सब्जेक्ट है, क्रिकेट एक है कि इस इंसान को बहुत पसंद है क्रिकेट देखना, लेट्स से ना। अब वो क्रिकेट कोर्स में नहीं है भले हमारे, लेकिन वो हर एक मैच देखते हैं बच्चा, वो उसको तमाम प्लेयर्स का पता है, उसको तमाम बॉलर्स का पता है, वो हर मैचेस देख रहा है। अगर उसका एंट्री टेस्ट लिया जाएगा शायद वो फुल नंबर ले आए उस क्रिकेट के एंट्री टेस्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि इस बच्चे को अल्लाह ने पैदा इसलिए किया था कि ये काम वो करे, लेकिन वो क्या लगा हुआ है, वो कुछ और करने में लगा है, वो डॉक्टर बनने में लगा है, वो इंजीनियर बनने में लगा हुआ है। हमारे ऐसे ही होता है, इंटरेस्ट जिस फील्ड में होता है उस इंटरेस्ट को हम परस्यू ही नहीं करते। एप्टीट्यूड टेस्ट में हम उसके नाकाम हो जाते, फिर आगे जाकर कितने बच्चे एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो रहे थे आपने देखा होगा, बड़ी तादाद, इसलिए कि उनका एप्टीट्यूड ही नहीं होता है। हर बंदे को अल्लाह ताला एक ही प्रोफेशन के लिए पैदा नहीं करते, अलग अलग प्रोफेशन के लिए पैदा करते हैं। मेक श्योर दैट योर एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट आर कॉम्पेटेबल विथ योर इंटेंटेड करियर पाथ। इस बात को मेक श्योर करें कि आपकी सलाहियतें और आपके इंटरेस्ट आपके इंटेंडेड करियर पाथ, आपके जो नियत आपने जो की है उस करियर पाथ के मुताबिक है, कॉम्पेटेबल है। समटाइम्स वी हैव अ वेरी आइडियलिस्टिक एंड अनअटेनेबल परसेप्शन ऑफ आवर ड्रीम करियर। कभी कभार हमारा एक बड़ा ख्याली और अनअटेनेबल किसे कहते हैं? जिसको हासिल ना किया जा सके, ऐसा परसेप्शन होता है हमारे ड्रीम करियर का। मतलब इस तरह से हम सोचते हैं कि अपना ड्रीम करियर को हम आइडियलिस्टिक होकर हम उसको क्या करेंगे, हम उसको कर लेंगे। मिसाल के तौर पर किसी लड़की को डॉक्टर बनना है, अ गर्ल वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर या कोई बॉय वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, तो क्या करते हैं, व्हाट्सएप के डीपी में स्टेथोस्कोप लगा देंगे, व्हाट्सएप के डीपी में एक लैब कोट लगा देंगे, कोई बंदा डॉक्टर खड़ा हुआ लैब कोट लगा देंगे, फेसबुक के डीपी में लैब कोट लगा देंगे, स्टेटस लिख देंगे फ्यूचर डॉक्टर इंशाल्लाह। अक्सर आपने देखा होगा ऐसे चीज़ों को। ये बड़ा आइडियलिस्टिक अप्रोच होता है ये, इससे डॉक्टर नहीं बनते कि आप सिर्फ डीपी चेंज करके आप सोचो बस अब तो मेडिकल ले लिया, अब तो डॉक्टर बन ही जाएंगे, अब तो मैंने डीपी भी चेंज कर दी व्हाट्सएप की अपनी डॉक्टर वाली। ऐसा कुछ नहीं है, फालतू बातें सारी है, ऐसा सही मैं बता रहा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो नहीं बन पाते हैं और उन्होंने डीपी में लगा होता है और टेस्ट फेल कर देते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट को, बहुत हैं ऐसे। तो therefore it is always helpful to talk to someone who has experience in the career you want to pursue। इसलिए हमेशा मददगार होता है कि भाई आप किसी से बात करें जिसका उस करियर में तजुर्बा है,
उस करियर में जो आप परस्यू करना चाहते हो, जो आप हासिल करना चाहते हैं। ऐसे बंदों से जाकर बात करें जिसने उस करियर को अपना लिया है। बाय कंसल्टिंग अ वेटरन ऑफ द फील्ड यू मे गेन वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द पर्टिकुलर फील्ड्स एक्सपेक्टेशंस, प्रोसीजर्स, डिफिकल्टीज एंड रिवॉर्ड्स। कंसल्टिंग, मशवरा करना। वेटरन मतलब माहिर, किसी फील्ड के माहिर से जब आप मशवरा करेंगे तो आपको वैल्यूएबल इंसाइट मतलब अंदर की खबर आपको मिलेगी, वैल्यूएबल काम की। उस पार्टिकुलर फील्ड की एक्सपेक्टेशंस पता लगेंगी, प्रोसीजर्स उसके तरीके पता लगेंगे, डिफ़िकल्टीज़ उसकी मुश्किलात एंड रिवॉर्ड्स, और उसके इनामात, उसकी सैलरी, उसमें क्या कुछ मिलता है। मतलब उसके लिए आप उस फील्ड के बंदे से बात करें ना। फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग अ करियर इन एकेडमिया, then it would be appropriate to approach your teacher to guide you towards your intended path। मिसाल के तौर पे अगर आप एकेडमिया मतलब तदरीस, दरसो तदरीस पढ़ाना, अगर आप टीचिंग करियर में को परस्यू करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने टीचर से जाकर टीचर को अप्रोच कर उनसे मिलें ताकि वो आपको इस पाथ के बारे में गाइड कर सकें। मतलब आप टीचर, अब मिसाल के तौर पे एनीबडी वांट्स टू बिकम अ टीचर, अब उसको टीचर बनना है, वो किसी ऐसे बंदे से जाकर मिल लिया जो गारमेंट फैक्ट्री में काम करता है। उससे बोलते मैं टीचर बनना कैसा होता है, छूटते हैं, बोलेगा एकदम घटिया काम है, चुपचाप से आओ, धागा काटो यहाँ पे गारमेंट फैक्ट्री में, इतना पैसा मिल रहा है, हो ऐसे ही होगा ना। तो अगर अलग फील्ड के बंदे से जाके मिलोगे ना, वो तो आपको बोलेगा ये तो बेकार है इसमें। अब अगर तुम मेरे पास आओगे, मैं आई एम अ टीचर, तो मैं आपको फिर बताऊँगा कि भाई इसमें लेक्चरर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, जो आपके कॉलेज के टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो भी तो टीचर ही हैं, किसी डॉक्टर से ज़्यादा कमाते होंगे, शायद इंजीनियर से ज़्यादा ही कमाते होंगे, है ना भाई। ऐसे ही लगता है ना भाई, जो 17 ग्रेड 18-20 ग्रेड पे होते हैं भाई, आसान बात नहीं है। तो टीचर तो ये भी होते हैं, तो ये टीचर ही आपको बताएंगे ना जाकर के भाई टीचिंग फील्ड के अंदर कहाँ कहाँ तक आपको स्कोप मिल सकता है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, कॉलेज में पढ़ाना, कितने टीचर्स हैं अच्छा अर्न कर रहे हैं किसी आम जॉब करने वाले बंदे से ज़्यादा। तो आपको बेहतर है कि आप उस बंदे के पास जाएँ जो उस फील्ड का हो। He or she may be able to tell you about the institution, process and some helpful tips to achieve your goal। वो आपको बता सकेंगे कौन से इदारे ज्वाइन करें, प्रोसेस क्या होगा, या फिर कुछ हेल्पफुल टिप्स देंगे कि किस तरह से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। टॉक टू एन आर्मी ऑफिसर और अ विजिट अ रिक्रूटमेंट सेंटर टू नो मोर अबाउट लाइफ इन द फोर्सेस एंड द डिमांडिंग सिलेक्शन क्राइटेरिया इफ़ यू ड्रीम ऑफ ज्वाइनिंग द मिलिट्री। किसी आर्मी ऑफिसर से बात करें या रिक्रूटमेंट सेंटर का विज़िट करें जहाँ भर्ती होती है ना फौजियों की, जो है लकी स्टार पर मौजूद है कराची में सदर में। तो या आप जाकर रिक्रूटमेंट सेंटर का विज़िट करें ताकि आप फोर्सेस की ज़िंदगी को जान सकें, और डिमांडिंग सिलेक्शन क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया क्या है वहाँ पर फोर्सेस में जाने का, क्या मुतालबा करें, वो आपको पता लग सके। इफ़ यू ड्रीम ऑफ ज्वाइनिंग द मिलिट्री, अगर आपको मिलिट्री में जाने का शौक़ है तो मिलिट्री में जाना है तो आप थोड़ी ना गारमेंट फैक्ट्री के वर्कर से पूछेंगे बताओ मिलिट्री में कैसे जाते हैं। वो आप किसी आर्मी ऑफिसर, आर्मी के बंदे से पूछोगे। नहीं, अगर कोई जान पहचान में है तो रिक्रूटमेंट सेंटर जाकर मैं इन्फॉर्मेशन लूँगा ना भाई, क्या क्राइटेरिया है, कितनी परसेंटेज चाहिए, क्या पढ़ना है, टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कौन कौन सा टेस्ट होगा, वो आपको बताएंगे। अगर आप एयरफोर्स, नेवी या पाकिस्तान आर्मी किसी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हर किसी से थोड़ी ना पूछ सकते हैं आप। इफ़ पॉसिबल अटेंड करियर काउंसलिंग सेमिनार्स और सीक द हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल करियर काउंसलर। अगर मुमकिन हो सके तो करियर काउंसलिंग के सेमिनार को अटेंड कीजिए और सीक द हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल करियर काउंसलर, या प्रोफेशनल करियर काउंसलर उसकी मदद हासिल कीजिए। करियर काउंसलिंग का जो सेमिनार है पाकिस्तान में तो अक्सर नहीं होता, हम करते हैं लेकिन इंटरमीडिएट के बाद करते हैं, ओरिएंटेशन जिसको हम कहते हैं, हुआ था लास्ट टाइम भी। उसमें करियर को काउंसिल कर रहे होते हैं आगे जाकर कौन कौन से फील्ड खुल रही है इंटर के बाद। क्योंकि इंटर में आप करके देखो बेनिफिट नहीं है, जैसे बच्चे ने कहा कि अब तो बेनिफिट नहीं, अब तो आ गए, लेकिन इंटर के बाद आपको करियर काउंसलिंग दोबारा चाहिए होगी कि आप इंटर के बाद आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं। उसके लिए हम ओरिएंटेशन करते हैं, सेकेंड ईयर वालों को किया था, आप लोगों को नेक्स्ट ईयर होगा। तो वो करियर काउंसलिंग सेमिनार कहलाता है वो, जिसमें करियर काउंसलिंग की जाती है, काउंसिल किया जाता है, बताया जाता है कि क्या बनना है, आगे जाकर क्या क्या कर सकते हैं आप। ज़रूरी होता है लेना, जितने बच्चे हमारे होते हैं सब ले रहे होते हैं वो। और सीक द हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल करियर काउंसलर, ये कोई नहीं करता है। मतलब प्रोफेशनल करियर काउंसलर की हेल्प हासिल करना, प्रोफेशनल पेशावर जो पैसे ले। करियर काउंसलर से मुराद यहाँ पर मशवरा देने वाला है। करियर काउंसलर आपने सुना होगा कभी कि पाकिस्तान में तो नहीं होता है कोई भी, मतलब ऐसा तो इतना तो होता ही नहीं है कि करियर काउंसलर से जाकर पूछें बताओ क्या करना है। आगे पीछे पूछ लेते हैं घर में या दोस्तों से पूछ लेते हैं भाई हो गया भाई फिर। लेकिन इंटरनेशनल पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि प्रोफेशनल करियर काउंसलर होते हैं भाई, पैसा लेते हैं बताने का आगे जाकर कौन सी फील्ड आपको लेनी है, प्रोफेशनल करियर काउंसलर। लेकिन पाकिस्तान में इसका ट्रेंड नहीं है, अगर कोई होगा भी तो उसके पास तो लोग आएंगे ही नहीं, सिंपल सी बात है।
वो बताइए देखेंगे वो फला लोगों ने क्या क्या लिया है, हम भी वही लेते हैं, भेड़ चाल इसको हम बोलते हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे जो हम लोग लग जाते हैं, सब पीछे लगे हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सब पीछे भाग रहे हैं उसके। ऐसी है ना हमारे यहाँ, तो यही हाल है। तो हमें तो ये सब की ज़रूरत ही नहीं है कि करियर काउंसलर से मिले जाकर। तो आप में से हर बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, इंजीनियरिंग वाला है, लेकिन आपको पता है सिर्फ 60 सीट्स हैं एनईडी के अंदर। 60 बच्चे तो मतलब यहाँ पर भी 40-45 बच्चे तो यहीं बैठे हुए। 60 सीट्स है सिर्फ एनईडी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। 60 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं बस। अब पूरे कराची के बच्चे ये सोच रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे एनईडी में, कि यहीं के बच्चे सारे नहीं जा सकते। सिंपल बात समझ में आ रही है? कितने कोचिंग सेंटर है, कितने बच्चे बैठे होंगे, सब ये सोच रहे होंगे कि एनईडी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने, लेकिन हर कोई थोड़ी ना बन पाएगा। इस तरह डाउ के अंदर एमबीबीएस की सिर्फ 230 सीट है, 229 सीट। अब सिर्फ 230 बच्चे डाउ में एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन सोच हर बच्चा रहा है। जो कि हज़ारों लाखों बच्चे हैं इंटरमीडिएट के अंदर जो सोच रहे हैं डाउ में जाएंगे डॉक्टर बनेंगे, लेकिन सीट आपको पता है सिर्फ 230 है, 230। उसका मतलब हर बच्चा नहीं जा सकेगा ना भाई, तो कोई दूसरा करियर भी होना चाहिए ना इंसान का। एक ही करियर सबको आना चाहिए कि भाई यही करियर होगा हमारे पास, तो यही बनेंगे हम। ये नहीं पता होता बच्चों को इस चीज़ के बारे में, तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते इंटर में आके और कुछ नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनको मेहनत ही नहीं कर रहे होते वो। अब टॉप 60 में आना है, 40,000 बच्चे हैं, 40,000 40,000 बच्चे हैं इंटर फिर इंजीनियरिंग के अंदर, उसमें आपको टॉप 60 में आना है। 40,000 में से टॉप 60 में आना है, समझ रहे हो कितना मुश्किल है। इस तरह से मेडिकल के अंदर भी 40,000 बच्चे हैं, उसमें टॉप 230 में आना है आपको, इन केस इफ़ यू वांट टू डू एमबीबीएस। तो इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है ऐसा करना, लेकिन वो करने वाले करते हैं इसको भी, बट बहुत कम बच्चे। हम लोग क्या ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं भाई, ये लेंगे इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस लेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, मेडिकल लेंगे डॉक्टर बनेंगे, सब यही सोच के आ रहे हैं। कितने बच्चे डॉक्टर बनेंगे भाई? हर कोई होना बनेगा। अब आप इंटरेस्ट देखो ना, अगर इंटरेस्ट है तो बनो डॉक्टर। ये सब चीज़ें जो स्किल सेट जो बता रहे हैं, या जो चीज़ें जो बता रहे हैं उसके लिहाज से, ठीक है। नेक्स्ट आए कह रहे हैं कि ही और शी में नॉट ओनली बी एबल टू हेल्प यू टू चूज़ योर करियर, बट मे आल्सो गाइड यू थ्रू द एडमिशन प्रोसेस with suggestions to for suitable institutions, methods to obtain scholarships और inform you to the eligibility criteria of financial aid if need be। वो चाहे वो मर्द हो औरत हो कोई भी हो, वो ना सिर्फ आपको हेल्प करेंगे आपके करियर चूज़ करने में जो प्रोफेशनल करियर काउंसलर हैं, लेकिन हम आपको गाइड करेंगे एडमिशन प्रोसेस क्या है, सजेशंस लेंगे कि कौन से सूटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पे इदारों में हम ज्वाइन कर सकते हैं, मेथड्स टू ऑब्टेन स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, वजीफ़े कैसे मिलेंगे, फ़ीस में कमी किस तरह से होगी, जो कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो फ़ीस की कमी कैसे होगी, और इन्फॉर्म यू ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ फाइनेंशियल एड। यह जो फाइनेंशियल एड मिलेगा, जो आपको मदद मिलेगी, फाइनेंस जो आपको मिलेगा, जो पैसे मिलेंगे, उसको हासिल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब क्या एलिजिबिलिटी होगी, किस तरह से हम उसके लायक बनेंगे कि वो स्कॉलरशिप्स हमें मिल जाए, वो सब आपको करियर रिक्वायर्ड है यूनिवर्सिटी डिग्री एंड एन एक्सटेंसिव पीरियड ऑफ स्टडिंग और ट्रेनिंग। ज़्यादातर करियर में हमें रिक्वायरमेंट होती है हम यूनिवर्सिटी डिग्री हासिल करें 4 साल की जो होती है, एंड एन एक्सटेंसिव पीरियड ऑफ स्टडिंग और ट्रेनिंग, और एक बड़ा एक पीरियड, एक वक्त चाहिए होता है स्टडिंग तो मुताल्ला करने का और ट्रेनिंग या तरबियत करने का। इट इज़ ऑलवेज वाइज टू नो अबाउट द एडमिशन क्राइटेरिया ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस दैट ऑफर सच डिग्रीज। ये हमेशा कलमंदी की बात होती है कि आप एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में जानें मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस की जो इन डिग्रीज़ को अलॉट करते हैं। अगर कोई एमबीबीएस करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसको पता हो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या एडमिशन क्राइटेरिया है उन इंस्टीट्यूशंस का, डाउ में जाना है, जेएसएमयू में जाना है, क्या तरीका है, पहले ये तो पता हो ना। अभी तो मेडिकल ले लिया तो सबको लगता है डॉक्टर बन ही जाएंगे, जैसे कल मैं बता रहा था, इंटर मेडिकल ले लिया तो डॉक्टर तो बने ना, अब क्या चाहिए, मेडिकल में ले लिया इसलिए कि डॉक्टर बनना है, तो मेडिकल लेने से इंसान डॉक्टर नहीं बन जाता है, सिंपल सी बात है। उसके लिए पूरा तरीका है आगे, जो वो कह रहे हैं यूनिवर्सिटी डिग्री जो लेनी होती है उसका पूरा क्राइटेरिया होता है एडमिशन का, उसको समझना ज़रूरी है। उसके लिहाज से फिर आप इंटर में मेहनत करो कि भाई एमबीबीएस से इतनी परसेंटेज उसमें रिक्वायर हो रही है, तो इंटर में हम उस लिहाज से मेहनत करें। अब मिसाल के तौर पर इंटर आपने उल्टा पुल्टा दे दिया और आप उसके बाद जाए एडमिशन क्राइटेरिया देखने के लिए, तो पता लगा भाई यार ये तो हो ही नहीं एडमिशन इसके अंदर, तो टाइम वेस्ट हो गया ना आपका 2 साल देखा जाए तो, जो इंटर में आपने ज़ाया किया। तो पहले से पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही दिन आपको ये सब बता दिया था कि भाई मेडिकल इंजीनियरिंग में क्या परसेंटेज रिक्वायर्ड है, जिसके लिए आपको मेहनत करनी है। वरना बच्चा क्यों मेहनत करेगा, उसको पता ही नहीं। अगर उसको ये बोल दीजिए भाई मेडिकल ले लिया, अब डॉक्टर बन जाना है, तो वो तो मेहनत ही ना करे, उसको बोला भाई अब तो हो जाएगा आराम से, या इंजीनियरिंग ले लिया एनईडी में हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके लिए मेहनत है। आगे कहते हैं नाउ अडेज ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ अ फंक्शनल वेबसाइट वेयर डिटेल एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। आजकल लगभग हर यूनिवर्सिटी की एक फंक्शनल वेबसाइट होती है, हर यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट होती है जहाँ पर डिटेल में तफसील में एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। आप किसी भी गूगल में जाकर लिखोगे ना एनईडी यूनिवर्सिटी, तो पूरा डिटेल आ जाएगा इसमें एडमिशन का।
डाउ यूनिवर्सिटी, तो पूरी डिटेल आ जाएगी। मतलब अब तो वो दौर नहीं है कि मतलब आराम घर बैठे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एडमिशन के बारे में सारी। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट देयर एंट्रेंस टेस्ट बट ऑल्सो एक्सेप्ट द सेट स्कोर। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ तो एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, एंट्री टेस्ट, NED अपना लेती है, मेडिकल MBBS का अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है, बट सम, लेकिन कुछ आल्सो एक्सेप्ट द सेट स्कोर, वो सेट स्कोर को भी एक्सेप्ट करते हैं। अब सेट क्या है सोचोगे, सेट स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म इसको कहेंगे ना, तो स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट सेट। ये सेट का टेस्ट अक्सर O लेवल्स A लेवल्स वाले बच्चे दे रहे होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो सेट के स्कोर को भी एक्सेप्ट करते हैं, जैसे नस्ट है, नस्ट यूनिवर्सिटी है ना, नस्ट इस्लामाबाद, नस्ट कराची, इसके अंदर सेट का स्कोर एक्सेप्ट होता है। बिल्कुल इस तरह फास्ट एक यूनिवर्सिटी है, ओके, फास्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी सेट का स्कोर जो है वो होता है। मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में कहीं पर एडमिशन लेना तो वहाँ पर भी आप बस 5 मिनट हो गए, उसके बाद जाना, चैप्टर तो खत्म होने दो। ओके, सो तो बहुत कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं सेट स्कोर को भी। विजिट द वेबसाइट्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ टू फैमिलियराइज योर सेल्फ विद द फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ द सेट टेस्ट। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट को विजिट करें, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी वेबसाइट का विजिट करें, टू फैमिलियराइज योर सेल्फ, ताकि आप अपने आप को फैमिलियराइज कर सकें, अपने आप को थोड़ा सा करीब कर सकें उससे, विद द फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ द टेस्ट, आपको पता लग सके कि टेस्ट का फॉर्मेट क्या होता है, टेस्ट का कंटेंट क्या है, मतलब टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी, कितने क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, कितने फिजिक्स के, कितने मैथमेटिक्स के, कितने बायोलॉजी के पूछे जाएंगे, तो पता होना चाहिए ना भाई ये चीज़ें। तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर सारा लिखा होता है कि एंट्री टेस्ट किस तरह का होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, मिसाल के तौर पर अगर आप में से कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, यू शुड नो द टेस्ट फॉर्मेट फॉर एडमिशन टू मेडिकल यूनिवर्सिटीज़। तो आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन को गेट करने के लिए उसका टेस्ट फॉर्मेट क्या होता है, कि 200 नंबर का टेस्ट आता है, उसका 200 MCQs उसके अंदर होते हैं, 68 मार्क्स के उसके अंदर बायोलॉजी के 68 MCQs होते हैं, 48 MCQs फिजिक्स के होते हैं, 48 MCQs उसके अंदर जो है वो केमिस्ट्री के होते हैं, 20 MCQs उसके अंदर जो है वो इंग्लिश के होते हैं, 10 MCQs लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं। ये क्या करना होगा, वेबसाइट से आपको पता करना पड़ेगा जाके फॉर्मेट कि कितने कितने 200 MCQs कहाँ से आ रहे हैं, ताकि आप अपने आपको फैमिलियराइज कर लें उस चीज़ से। इट इज़ एडवाइजेबल टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट सब्जेक्ट बिफोर टेकिंग दैम। ये नसीहत यही होती है कि टेस्ट सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर किया जाए इससे पहले कि आप उस टेस्ट को दें। प्रिपेयर करना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं, बहुत सारे टीचर ऐसा कहते हैं कि भाई इंटर पढ़ लिया है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो बस हो गया, टेस्ट की तैयारी हो गई, अब टेस्ट की तैयारी नहीं करनी है। लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट होता है। आपको एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी पड़ती है। आपकी बुक आपसे कह रहा है क्या, इट एडवाइजेबल टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट सब्जेक्ट बिफोर टेकिंग दैम। मतलब टेस्ट देने से पहले, एंट्री टेस्ट MCAT TCAT देने से पहले उसकी तैयारी कहीं करनी पड़ेगी। वो भले आप घर पे कर लो, ऑनलाइन कर लो, कोचिंग जाकर कर लो, बट तैयारी करनी है। बिना तैयारी किए नहीं हो सकता कि आपने इंटर कर लिया। क्योंकि इंटर जो हमारा होता है वो हमारा होता है सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट बेस होता है ना, लेकिन जो वो होता है एंट्री टेस्ट वो हमारा होता है तो ऑब्जेक्टिव MCQs बेस होता है। तो दैट सी बात है, हम इतना अच्छे ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना हमारी होती है इंटर के अंदर, हम तो थ्योरी पढ़ रहे होते हैं ज़्यादातर। विजिट लाइब्रेरीज और सर्च ऑन द इंटरनेट फॉर द बुक्स एंड रेलेवेंट मटेरियल फॉर प्रिपरेशन। लाइब्रेरीज़ का विजिट करें या इंटरनेट पर सर्च करें किताबों को, या फिर रेलेवेंट मटेरियल जो है, मुनासिब मटेरियल जिससे आप प्रिपरेशन कर पाएँ, जिससे आप तैयारी कर पाएँ। MCQs वगैरह की किताबें आती हैं, उससे तैयारी करते हैं। टेक मॉक टेस्ट ऑफर्ड बाय मैनी वेबसाइट्स टू आइडेंटिफाई प्रियोरिटी एरियाज यू नीड टू वर्क अपॉन। मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट होता है ना, एक जो है जैसे मॉक टेस्ट होता है, मतलब एक मेन टेस्ट से पहले एक मॉक टेस्ट होता है। आपने सुना होगा उसके बारे में कि जस्ट कोचिंग में मॉक टेस्ट वगैरह होते थे मिड टर्म से पहले। तो मॉक टेस्ट में जैसे हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं मिड टर्म ताकि अच्छा जाए, बिल्कुल इस तरह से MCAT देने से पहले MCAT का मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। मॉक टेस्ट दें जिसको जो पेश होते हैं, जो ऑफर होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पर मॉक टेस्ट आ रहे होते हैं इंटरनेट पे। कितने ऐप्स बने हुए ऐसे हैं जहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हैं, ताकि आप आइडेंटिफाई करें प्रियोरिटी एरियाज़ कि कहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट में तरजीहात हैं, प्रियोरिटी किस चीज़ को तरजीह देंगे, यू नीड टू वर्क अपॉन, किस पर आपको काम करना है। आपको पता लग जाए आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, कौन सा सब्जेक्ट में आपके MCQ ज़्यादा सही हो रहे हैं, किसमें गलत हो रहे हैं, जिसमें गलत हो रहे हैं उसमें मेहनत ज़्यादा करनी है ना भाई। ये चीज़ ज़रूरी है। आप जब तक मॉक टेस्ट नहीं देंगे आपको पता थोड़ी ना लगेगा। फाइंडिंग योर ड्रीम करियर इज़ नॉट मेरे लिए विश। अपने ड्रीम करियर, जिस करियर का आपने ख्वाब देखा उसको पार लेना सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं है, सिर्फ एक ख्वाहिश से ऐसा नहीं किया जा सकता, बट इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, कमिटमेंट एंड द राइट एटीट्यूड। डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए हार्ड वर्क, मेहनत चाहिए, कमिटमेंट, अज़्म चाहिए, एंड द राइट एटीट्यूड।
और रवैया भी, एटीट्यूड भी आपका होना चाहिए। अब क्लास में ऐसा नहीं कि सोए पड़े हुए आके एकदम, तो बच्चों ने क्लास में बढ़ गया, हेड डाउन हुए, इधर टिक लगा के ऐसे करके लेटे हुए यूँ करके, अब ऐसे करके सोए पड़े हुए जब है तो उसका मतलब उसका राइट एटीट्यूड ही नहीं है, उसका रवैया है, उसका बिहेवियर ही ऐसे नहीं कि वो डॉक्टर है। अब टीचर दिल में सोचते हैं भाई ये बनेगा डॉक्टर या ये बनेगा, क्या पता क्या सोच के मेडिकल ले लिया इसने, पता नहीं, बोलते नहीं है मुँह पे, अच्छा नहीं लगेगा ना बच्चे को, लेकिन दिल में तो ये सोचते होंगे। तो एटीट्यूड भी राइट होना चाहिए आपको, राइट एटीट्यूड, राइट कमिटमेंट, अज़्म पुख्ता होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। सिर्फ विश से नहीं होगा कि हमने ख्वाहिश कर ली है कि बस आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर और हम बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। कल ये बात कर रहा था, बुक चैप्टर में यही बात आ गई सारी। However, sometimes despite our genuine efforts we are unable to achieve our goals। बहरहाल कभी कभार डिस्पाइट, बावजूद इसके कि आवर जीनियन एफर्ट्स, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, वी आर अनेबल टू अचीव अवर गोल्स, हम अपने मकसद को हासिल नहीं कर पाते हैं। आपके कभी कभार नसीब में ही नहीं होता, कभी कभार आपको नहीं मिलती वो चीज़, कभी कभार पूरी कोशिश करके भी आपका एडमिशन नहीं हो पाता, डॉक्टर में, इंजीनियरिंग में नहीं हो पाता। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू रिमेन रियलिस्टिक अबाउट अदर पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ एंड हैव अ बैकअप प्लान। ये भी ज़रूरी है कि आप रियलिस्टिक रहें, आप हकीकत की दुनिया में सोचें अबाउट अदर पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, दूसरे मौके के बारे में भी, एंड हैव अ बैकअप प्लान, हमेशा अपने पास एक बैकअप प्लान रखें, प्लान बी रखें अपने पास हमेशा। मतलब मिसाल के तौर पे अगर डॉक्टर नहीं बन पाए तो ये बन जाएंगे, अगर इंजीनियर नहीं बन पाए तो ये बन जाएंगे। मतलब आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए, एक ही प्लान एक के साथ नहीं चलना। अगर मान लें सब कुछ करने पर भी आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आप कहीं और तो जाएंगे ना भाई, तो एक बैकअप प्लान आपके पास होगा। करियर में ये नहीं करेंगे तो करियर में ये चॉइस कर लेंगे। दिस डज नॉट मीन गिविंग अप ऑन योर ड्रीम्स। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप अपने ख्वाब को छोड़ चुके हैं, इसका ये मतलब नहीं होगा। Instead, it simply means to have a serious retrospection and if required, redesign your goals। बजाय उसके कि इसका सिंपल मतलब ये होगा कि आप सीरियस रेट्रोस्पेक्शन मतलब माजी को सोचना, आप संजीदगी के साथ अपने रेट्रोस्पेक्शन करें, माजी को सोचें, एंड इफ रिक्वायर्ड, और अगर ज़रूरत पड़े, रीडिज़ाइन योर गोल्स, अपने गोल्स को दोबारा डिज़ाइन करें। इट ऑल्सो मीन्स रिव्यूइंग योर स्ट्रेटेजी एंड मेकिंग एन एफर्ट विथ न्यू विगर, मोर एक्सपीरियंस एंड फर्स्ट हैंड इनसाइट। इसका मतलब ये भी है कि रिव्यूइंग और स्ट्रेटेजी, अपने जो तरकीब थी उसको रिव्यू करें, दोहराएं उसको, एंड मेकिंग एन एफर्ट विद अ न्यू विगोर मतलब जोश, एक नए जोश के साथ दोबारा कोशिश करें, मोर एक्सपीरियंस, ज़्यादा तजर्बे के साथ करें, एंड फर्स्ट हैंड इनसाइट। और फर्स्ट हैंड इनसाइट, आपको अंदरूनी चीज़ें पता लग चुकी हूँ एक चीज़ के बारे में, तो दोबारा से आप कोशिश करें। तो मतलब मिसाल के तौर पर एक इंसान डॉक्टर बनना चाहता है, वो MBBS नहीं कर पाया था, वो BDS कर ले, डेंटल सर्जन बन जाए, वो भी मेडिकल की फील्ड है। BDS नहीं कर पाया तो फार्मासिस्ट बन जाए, फार्मडी कर ले, DPT कर ले, मुख्तलिफ फील्ड्स हैं उसके पास जिसमें वो डॉक्टर बन सकता है, तो आप उसके थ्रू चले जाएँ। ज़रूरी थोड़ी ना कि कितना MBBS ही करे, और भी फील्ड से उस तरफ जाना चाहिए इंसान को। लाइफ इज़ अ सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ज़िंदगी एक समंदर है अपॉर्चुनिटीज़ का, ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ के समंदर हर सू मौजूद हैं। कौन सा पेपर है? हो जाएगा। लाइफ इज़ अ सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ज़िंदगी एक समंदर है अपॉर्चुनिटीज़ का। एक्सप्लोर दिस अपॉर्चुनिटीज़ अंटिल यू फाइंड द वन दैट सूट्स यू। एक्सप्लोर करें उन अपॉर्चुनिटीज़ को, ढूंढें उन अपॉर्चुनिटीज़ को, यहाँ तक कि आप ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए जो आपको सूट भी करे। एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन अनटैप्ड एंड अनडिस्कवर्ड टैलेंट। हर एक इनफरादी शख्स के अंदर, हर एक फ़र्द के अंदर एक अनटैप्ड मतलब अनयूज्ड, जिसको उसने इस्तेमाल ना किया हो, एंड अनडिस्कवर्ड टैलेंट, गैर दरियाफ्त शुदा टैलेंट होता है। हर शख्स के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा टैलेंट छुपा होता है जिसको उसने दरियाफ्त ही नहीं किया होता, जिसको उसने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया होता। अक्सर बच्चों में होता है ऐसा, हर बच्चा कम से कम एक टैलेंट के साथ तो पैदा किया जाता है। ईच वन ऑफ यू हैज़ द पोटेंशियल टू ग्रो। आप में से हर एक के पास एक ताकत है, एक पोटेंशियल है टू ग्रो, नशोनुमा पाने का, आगे बढ़ने का, हर के अंदर एक ताकत है। यू ओनली हैव टू आइडेंटिफाई द फील्ड और करियर वेयर यू कैन सक्सेसफुली ऑप्टिमाइज योर ट्रू पोटेंशियल। आपको सिर्फ शनाख्त करना होता है एक ऐसी फील्ड, एक ऐसा मैदान, एक ऐसा करियर जो कामयाबी के साथ ऑप्टिमाइज, बेहतर बनाता है आपके ट्रू पोटेंशियल को, आपके सही ताकत को, आपकी सच्ची ताकत को। नॉट एवरी वन इज डिस्टाइंड फॉर द सेम करियर और द सेम पाथ। हर शख्स डिस्टाइंड मतलब नसीब में होना या तकदीर में होना, हर शख्स की तकदीर में एक ही करियर और एक ही पाथ नहीं होता। देयर आर रोड्स लेस ट्रेवल्ड बाय। ऐसे भी रास्ते होते हैं जहाँ पर लोग कम चलते हैं, ऐसे भी रास्ते हैं जहाँ पर लोग कम चलते हैं। जैसे कि एक शायर ने कहा था कि शकीब अपने तारुफ को फ़कत ये लफ्ज़ काफ़ी है, हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए।
तो ऐसा भी होता है कुछ लोग जो है अलग नया रास्ता निकालना चाहते हैं, भाई ये तो सब बन रहे हैं, हम कुछ और बन जाएंगे। तो देयर आर रोड्स लेस ट्रेवल्ड, वैसे भी रास्ते हैं जहाँ पर लोगों ने कम सफ़र किया होता है। 1000 डिफरेंट पाथ्स टू चूज़ फ्रॉम, हज़ारों रास्ते हैं जिनमें से किसी एक को आप मुंतखब कर सकते हैं। हैव फेथ इन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा रखें। हैव अ क्लियर विजन ऑफ योर फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल के बारे में एक सही सोच रखें। पुट योर सेल्फ थ्रू एन ऑनेस्ट असेसमेंट, ख़ुद को गुजारें एक ईमानदार एहतसाब से। असेसमेंट मतलब एहतसाब, अपना ख़ुद का ईमानदारी कैसे एहतसाब करें, अपने ख़ुद को चेक करें, असेसमेंट करें अपना। एंड स्ट्राइव विद द हेल्प ऑफ एन अनवेवरिंग डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क, और स्ट्राइव और मेहनत करें विद द हेल्प ऑफ एन अनवेवरिंग साबित कदम स्टेडफास्ट, साबित कदम डेडिकेशन के साथ आप अपना काम करते चले जाएं। इफ़ यू हैव ऑल दीज थिंग्स, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी, देन द वर्ल्ड इज़ योर्स टू सीज, तो ये सारी दुनिया आपकी होगी, ये आपके कब्ज़े में होगी सारी दुनिया। आप इसके कब्ज़े में ये सारी दुनिया आ जाएगी, आप उसको सीज़ कर लेंगे। एंड ऑल द पीपल आर वेटिंग फॉर यू टू शाइन, और सारे लोग आपका इंतज़ार करेंगे कि आप कब एक तारे की तरह चमकेंगे और कब आप एक ब्राइट करियर आपके एक सामने आएगा। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी तो द वर्ल्ड इज़ योर्स टू सीज, तो दुनिया आपके शिकंजे में आ जाएगी। मतलब ये चीज़ है। तो देखो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था चूजिंग करियर, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से अपने करियर को चूज़ करना चाहिए। अक्सर चीज़ें हम गलत सुन रहे होते हैं लोगों के मुँह से ना, तो वो चीज़ें फिर इसमें आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है कि इंसान जो बनना चाहता है वो बन सकता है। फिर कल भी मैंने ये कहा कि भाई आपका इंटरेस्ट है किसी एक फील्ड में ख़ास, यू कैन गो थ्रू दैट फील्ड, आप उस फील्ड में जाएँ, कोई मसला नहीं है, जा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ठीक है ना भाई, समझ में आ गई बात। अच्छा MCQs देख लें, उसके MCQs सॉल्व कर लें। फर्स्ट है जॉब इज़ अ डैश, पेज नंबर 147 पे कि जॉब इज़ अ डैश टर्म स्ट्रेटेजी, शॉर्ट टर्म भी हो जाएगा। सेकंड है मैनी स्टूडेंट चूज अ पर्टिकुलर फील्ड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस टी। थर्ड है एन इंट्रोवर्टेड पर्सन रिक्वायर्स डैश इंटरेक्शन, लेस इंटरेक्शन, बी। नो इंटरेक्शन तो नहीं कह सकते ना, जो इंटरेक्शन कुछ तो करता ही है इंसान, तो नो नहीं होगा इसका, बी होगा लेस। फोर्थ इंजीनियरिंग में बी अ गुड फील्ड फॉर समवन हु लाइक्स टू डू डैश वर्क, प्रैक्टिकल वर्क, ए ऑप्शन। पांचवा स्टडी ऑफ कंप्यूटर साइंस रिक्वायर्स डैश स्किल, लॉजिकल स्किल, सी ऑप्शन। छठा है चूजिंग करियर रिक्वायर्स डैश, ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। सातवें प्रोफेशनल करियर काउंसलर में गाइड यू, सी होता है गाइड ही करता है वो, गाइड यू। आठवें सेट स्टैंड्स फॉर, ये हो जाएगा स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट, ए। नाइन्थ है टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिशन वन वो शुड, बी हो जाएगा विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स। 10वां इफ यू डोंट सक्सीड यू शुड, सी रीथिंक स्ट्रेटेजी, सी होगा। चले मैं दैट्स इट, समझ आ गया सबको।